नमस्कार दोस्तों। 39 दिन तक चली इस जंग का हासिल क्या है? अमेरिका को क्या मिला? ईरान को क्या मिला? इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ट्रंप की तरफ से सीज फायर के ऐलान के बाद से ईरान में जश्न का माहौल है। अमेरिका को अपनी शर्तों के सामने झुकाने के जज्बे का सेलिब्रेशन है और अमेरिका में ट्रंप के झुकने का माहौल है। ट्रंप की फजीयत हो रही है। ईरान में लोग इस सीज फायर को अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। सड़कों पर रात भर लोग अमेरिका से आने वाले बम और बारूद का इंतजार करते रहे और अभी भी ईरान के झंडे लेकर ईरान के शहरों में हजारों लोग जश्न मना रहे हैं। ईरानी मीडिया ट्रंप के कार्टून बनाकर इस सीज फायर में उनकी हार बता रहा है और अमेरिकी मीडिया ट्रंप की बखिया उधेड़ रहा है। CNN और NYT जैसे अमेरिकी मीडिया संस्थान भी ट्रंप के अहंकार को पलीता लगाने वाली रिपोर्ट छाप रहे हैं। ईरान की शर्तों पर हुए सीज फायर को दुनिया भर का विदेशी मीडिया ट्रंप की हार घोषित कर रहा है। इस सीज फायर से ट्रंप खुद अपनी पीठ चाहे जितनी थपथपा ले, उनकी हर तरफ थू थू हो रही है। उनकी सनक के शिकस्त की कहानियां लिखी जा रही है। अमेरिका को जिस दुनिया का सुपर पावर माना जाता रहा है, उसी दुनिया के सामने ईरान का इकबाल मजबूत हो गया है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान एक मजबूत देश के तौर पर दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हो गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति के गुरूर का शिराजा इन 39 दिनों की जंग के बाद बहुत हद तक बिखर गया है। ईरान ने 39 दिन तक अमेरिका और इजराइल की साझा ताकत से मुकाबला करके अमेरिका को ऐसी शर्तों पर बात करने को मजबूर कर दिया जिसे ट्रंप सुनना नहीं चाहते थे। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त खुलवाने के लिए ट्रंप ईरान को स्टोन एज तक पहुंचाने के दावे कर रहे थे, ईरानी लीडर्स को क्रेजी बास्टर्ड जैसी गालियां देकर हॉर्मुज से पीछे हटने की धमकी दे रहे थे। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने पर ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने के अल्टीमेटम दे रहे थे, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए अब ईरान को पैसे कमाने के रास्ते बता रहे हैं। ट्रंप ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है, सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा, हिंदी तर्जुमा। विश्व शांति के लिए एक बड़ा दिन। ईरान चाहता है कि ऐसा हो। वे तंग आ चुके हैं, इसी तरह बाकी सब भी। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक के जमावड़े को संभालने में मदद करेगा। बहुत सारी सकारात्मक कार्रवाई होगी, बहुत पैसा कमाया जाएगा। ईरान रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है। उन्होंने आगे लिखा, हम हर तरह की सप्लाईज लेकर आएंगे और बस यहीं आसपास रहेंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ ठीक से चले। मुझे भरोसा है कि ऐसा होगा। जैसे हम अमेरिका में अनुभव कर रहे हैं, यह मिडिल ईस्ट का सुनहरा काल हो सकता है, गोल्डन एज हो सकता है। यह ट्रंप ने कहा। मतलब ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए बहुत पैसा कमाया जाएगा और इसका ईरान इस्तेमाल अपने पुनर्निर्माण में करेगा। और यही ईरान की शर्त थी कि ईरान को जितना नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, उस तबाही का हर्जाना या तो अमेरिका दे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर जहाज के गुजरने की जो कीमत लेगा, जो कीमत उसने तय की $20 लाख, वो ओमान और ईरान के बीच साझा होगा और उससे अपने बुनियादी ढांचे ठीक करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा। यही ट्रंप अब कह रहे हैं। अपनी फजीहत पर पर्दा डालने के लिए ट्रंप इतना जरूर कह रहे हैं कि अमेरिका भी वहीं आसपास रहेगा ताकि सब ठीक ठाक चले। लेकिन ट्रंप के ताजा बयान से ईरान की शर्तों पर मुहर लगती दिख रही है। यानी ईरान जो चाहता था वही होता दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले की तरह नहीं होगा। फ्री नेविगेशन नहीं रह जाएगा। 28 फरवरी के पहले जो इस हॉर्मुज बिना किसी टोल नाके के सबके लिए खुला था, वहां अब ईरान का टोल नाका हो सकता है। अभी भी है, जंग के बाद से। और अब ये ईरान के सामने मजबूर हुए अमेरिका की रजामंदी से होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इस जंग में अमेरिका की कैसे हार हुई है, ईरान की कैसे जीत हुई है, सीज फायर कैसे ईरान के पक्ष में है, ईरान के सामने ट्रंप को क्यों मजबूर होना पड़ा, इस सीज फायर के बाद क्या हो सकता है, ईरान की किन शर्तों पर पेच फंस सकता है, ईरान की शर्तों पर अगर बात नहीं बनी तो क्या 14 दिनों बाद, 15 दिनों बाद अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले करने का जोखिम मोल ले सकता है? क्या ईरान अब पहले से और मजबूत, तैयार और आक्रामक होकर निकलेगा? अमेरिका और ईरान के बीच कब तक डील फाइनल हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हमने वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट और लंबे समय तक गल्फ न्यूज के एडिटर रहे बॉबी नकवी से जानने की कोशिश की। सुनिए बॉबी नकवी के साथ हमारी पूरी बातचीत। इससे थोड़ा आपको अंदाजा लगेगा कि इस जंग के सीज फायर से क्या हासिल है, किसको क्या मिला। तो हमारे साथ हैं बॉबी नकवी साहब, जिनसे आप कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो चुके हैं। वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, गल्फ न्यूज के लंबे समय तक एडिटर रहे हैं, दुबई में रहते हैं, इन दिनों भारत में हैं। बॉबी नकवी साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल ये, बिना भूमिका के,
कि सीज फायर का क्या टेक अवे है, क्या हासिल है ईरान के लिए और अमेरिका के लिए, कैसे देखते हैं? अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है अमेरिका की बहुत बड़ी हार है कि जंग के 39 दिन बाद एक तरह से ट्रंप को उन शर्तों पर मीटिंग टेबल पर आने को मजबूर होना पड़ा जिन शर्तों को खारिज करते रहे हैं। और यही ट्रंप 1 महीने पहले बोल चुके हैं, 6 मार्च का उनका बयान है कि विदाउट कंडीशन सरेंडर करे, यानी अनकंडीशनल सरेंडर करे, और स्टोन एज से लेकर और तमाम बातें। तो क्या टेक अवे है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझें। जी अजीत भाई नमस्कार। मुझे अपने प्रोग्राम पे फिर से बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों को सलाम और नमस्कार। देखिए, ये जो सीज फायर जो हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो अनाउंस किया उन्होंने आज सवेरे, यानी हमारे सवेरे उनके यहाँ शाम हो रही है, रात हो रही है। इसमें सबसे बड़ा टेक अवे तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी तरीके से एक ये बाहर भागने का एक कोई रास्ता चाहते थे, एग्जिट रैम्प चाहते थे, और वो नज़र नहीं आ रहा था उनको। उनको ये चाहिए था कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए और मैं एक यूनिलैटरल सीज फायर अनाउंस कर दूं और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जंग खत्म हो जाए। तो उसका रास्ता जो है, उस सीज फायर के रास्ता, उस एग्जिट रैम्प का रास्ता, मुझे लगता है कि ईरान की कूटनीति ने, ईरान की होशियारी ने दिखाया है। ये जो 10 पॉइंट का जो मसौदा जो ईरान ने पेश किया था, जिसको अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है एज ए वर्किंग, क्या नाम का कहना चाहिए, एक फ्रेमवर्क सीज फायर का, यानी जब बातचीत होगी तो इन्हीं 10 शर्तों पे होंगी। ये 10 शर्तें ईरान ने तैयार की थी और इसका जो राज छुपा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कैसे जो है ये तैयार किया गया, उसका राज इसी मसौदे में छुपा हुआ है। उसका पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखें तो उस पर लिखा हुआ है, सामने चल रहा है जी, ईरान पर सभी, नहीं, 4 नंबर ये पॉइंट नहीं है। 4 नंबर जो पॉइंट है वो पॉइंट है, आपको मैं बताता हूं कि 4 नंबर पॉइंट है ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं 1 मिनट जरा सा मैं उसको, हाँ, जो 4 नंबर पॉइंट है वो रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोई ऑर्डर, मेरे ख्याल से ये कोई हाँ, ऑर्डर अलग अलग ढंग से आया है, और ये शर्तें ईरान की तरफ वाली शर्तें मैं दिखा रहा हूं, 10 शर्तें जो ईरान की, तो ऑर्डर दाएं बाएं होगा, लेकिन चलिए अपनी बात करिए। तो पॉइंट नंबर 4 जो है वो रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और खास बात यह है कि पॉइंट नंबर 5 है एस्टैब्लिशिंग अ प्रोटोकॉल एंड कंडीशंस टू इंश्योर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ नेविगेशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना, उसको, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे मैनेज किया जाएगा, दोनों को डी लिंक कर दिया। बात समझ रहे हैं आप यहाँ पे? यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात मान ली कि चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उसका प्रोटोकॉल जो है हम बनाएंगे और उसको मैनेज करेंगे। तो इस होशियारी से, इस कूटनीति से उन्होंने एक तरह से एक पॉइंट दे दिया, एक एग्जिट रैम्प दे दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि चलिए अब आप जंग को रोक दीजिए। और बहुत खूबसूरती से डोनाल्ड ट्रंप साहब को तैयार कर लिया कि आप हमारी शर्तों पे बातचीत के लिए तैयार हो जाइए। तो इसमें हुआ क्या है कि एक डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक तरह का फेस सेवर मिल गया कि चलिए भाई जंग रोक दी जाए। कल को वो पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर रहे थे, उसको, ईरान को नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे थे, और आज उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये इसमें ज्यादा समझदारी मुझे ईरान की नजर आती है और ज्यादा विक्ट्री उन्हीं की दिखाई देती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक डिफीट है और टैक्टिकल रिट्रीट है। अब इसमें जाहिर बात है कि ईरान जो है, वो इजराइल जो है, वो उसको ये चीज समझ में आई नहीं है। उसको हमेशा से ऐसा लगता था कि घबरा के डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ ज्यादा कंसेशन दे देंगे ईरान को,
और वही हुआ कि ईरान की सारी बातें जो है, लगभग सारी शर्तें जो कि वो कंसिस्टेंटली एक ही यही पॉइंट शुरू से कह रहे थे, वही चीजों पे तैयारी हो गई, सीजफायर के लिए घोषणा हो गई। देखिए, आज जो घोषणा हुई है अजीत जी, आज में और 10 दिन पहले उसमें कोई चेंजेस नहीं आए ग्राउंड पे, बिल्कुल नहीं आए, कोई नई चीज नहीं हुई है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस बिना पे ये मान लिया, किस बिना पे ये मान लिया? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गल्फ कंट्रीज जो कि इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक मेजर स्टेक होल्डर है, उनसे सलाह मशवरा करके और ये एक फॉर्मूला निकला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलते हैं और उसके बाद ये प्रोटोकॉल वगैरह इसको मैनेज करने का एक वो मसौदा, एक फ्रेमवर्क जो है तैयार होगा। उसके बाद ये घोषणा के घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और कदम आगे बढ़ के एक और बात कही अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो पैसा ईरान वसूलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, वो पैसे का इस्तेमाल वो अपने रिकंस्ट्रक्शन में करेगा, उससे कर सकता है। यानी उन्होंने एक झटके में एक हाईवे के ऊपर, जो खुला हुआ हाईवे था, उसके ऊपर टोल गेट की परमिशन दे दी और ये भी तय कर दिया कि इस पैसे का करेगा क्या वो। तो कुल मिला के ये एक ईरान की देखिए बहुत बड़ी एक मेजर विक्ट्री है। तो लेकिन बॉबी नकवी साहब, जो ट्रंप ने अभी ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं चाहता हूं उसका हिस्से जैसे ये चल रहे हैं, इसमें जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें उन्होंने एक लाइन ये बोल दी, उसका हिंदी तर्जुमा अगर देखें, या उनके शब्दों में कहें, देयर विल बी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एक्शन, बिग मनी विल बी मेड, ईरान कैन स्टार्ट द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसका मतलब जो ईरान की तरफ से 5-7 दिन पहले बात आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चूंकि वो संकरा जो रास्ता है वो ओमान और ईरान के बीच है, तो यह था कि $20 मिलियन हर शिप से हम लेंगे, टैंकर से, और ओमान और हम आपस में बांटेंगे और जो नुकसान हुआ भरपाई करके रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उस पर तो ट्रंप ने ऑफिशियली मोहर लगा दी कि वो जो वसूली होगी उस पर रिकंस्ट्रक्शन ईरान करेगा और ईरान के लिए ये गोल्डन एज होगा, वेस्ट एशिया के लिए, लेकिन जाहिर है ईरान के लिए। तो इसका मतलब वहां ईरान के टोल नाके पर ट्रंप ने समझौते के टेबल पर जाने से पहले मुहर लगा दी कि वहां ईरान का टोल नाका चलेगा। इसको ऐसे देखें। जी हाँ, इसको आम भाषा में ऐसे देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिना टेंडर के टोल नाका जो है वो ईरान को अलॉट कर दिया और ये भी तय कर दिया कि वो पैसा जो वहां से निकलेगा, पैसा जो मिलेगा ईरान को, उसका वो क्या कर सकता है, क्या करेगा। तो ये हुआ है। देखिए, ये मेरे ख्याल से ये एक मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो अभी जो स्थिति है, अभी जो स्टेटस को है, वो वापस वो 28 फरवरी से पहले वाला स्टेटस कभी नहीं होगा। यही यथास्थिति, यही स्टेटस को हम आगे भी मेंटेन रहेगा और ईरान और ओमान इस पूरे चैनल को कंट्रोल करेंगे। उसमें 2 चैनल्स हैं, देखिए अजीत जी, एक आउटबाउंड है, एक इनबाउंड है, और ये दोनों डीप चैनल्स जो हैं वो ईरान और ओमान की टेरिटोरियल वाटर्स में आते हैं। अमूमन जो है 28 फरवरी से पहले, ये जंग शुरू होने से पहले 130 से 134 जहाज आया जाया करते थे वहां से। तो ये मोटा मोटा अगर ये मान लें कि चलिए 100 जहाज से भी अगर ये पैसा वसूल कर सकते हैं, 30 ऐसे जहाज मान लिए जाएं जैसे रशिया चाइना के हैं, तो हो सकता है उनसे पैसे ना लें, या कोई और फ्रेंडली कंट्रीज है उनसे पैसा ना लें, तो 100 कंट्रीज से भी अगर ये पैसा वसूल करेंगे तो दिन भर का अच्छा खासा रेवेन्यू हो जाएगा और ये दोनों, ये रेवेन्यू जो है ईरान और ओमान बांट सकते हैं। और जो ईरान के सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खमैनी ने जो डिमांड की थी कि साहब हमारे ऊपर जो हमला हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, तो अब ये मुआवजा आता कहाँ?
ये मुआवजा जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी 1 लाख से ज्यादा जो है बिल्डिंगें ध्वस्त की हैं अमेरिका और इजराइल ने ईरान में, तो उसका मुआवजे का पैसा कौन देता? तो ईरान कंट्रोल दीजिए और हम इसको इसी से वसूल लेंगे। अब इसमें दो चीजें मैं देखता हूं, दो पॉसिबिलिटीज। पहली, जब इसका फ्रेमवर्क डिसाइड होगा, इसका प्रोटोकॉल डिसाइड होगा, तो इन ऑल लाइकलीहुड वो ये होगा कि जो बायर है, यानी तेल जो खरीदता है इन गल्फ कंट्रीज से, वही पे करेगा टोल। सेलर नहीं खरीदेगा, जो तेल बेचने वाला वो नहीं पे करेगा, ये बायर ही पे करेगा। यानी जो तेल की जो सप्लाई चेन है, उसी सप्लाई चेन को ये नया टोल का जो है, टोल ईरान का टोल को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका थोड़ा सा असर कंज्यूमर लेंडिंग प्राइसेस, रिटेल प्राइसेस के ऊपर भी पड़े। दूसरी चीज मैं ये देखता हूं कि जो इसका जो जॉइंट मैनेजमेंट जो होगा, वो ईरान और ओमान, उसमें उसका जो फ्रेमवर्क होगा, उसमें गल्फ कंट्रीज जो सारी हैं 6 की 6, अगर 6 की 6 नहीं तो इसमें ज्यादातर की इसमें रजामंदी रहेगी। और यही मैकेनिज्म जब बातचीत जब शुरू होगी फ्राइडे को, यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत जो होगी, अब आगे एक ही चीज पे बातचीत होनी है। देखिए, जंग रुक चुकी है और ये जंग रुकी रहेगी। ये बात तय हो चुकी है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल रहेगा। अब आगे बातचीत जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुताबिक एक ही चीज बची है, वो है कि चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को दे दिया, चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने टोल वसूल कर लिया। जो तीसरी और आखिरी चीज जो डिस्कस होना बाकी है, क्या ये इंडेफिनिट होगा या कोई 5 साल, 7 साल, 10 साल की कोई मियाद होगी कि साहब इतने सालों में तो आपका नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जैसे ये उस तरह से हो गया जैसे हाईवे वगैरह कोई अगर बनता है तो उसमें मियाद होती है कि भाई 10 साल तक आप टोल टैक्स वसूलेंगे, जब तक आपकी जो लागत है वसूल हो जाएगी उसके बाद फ्री होगा। तो उस तरह की बात आप करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि भाई अनंत काल तक होगा। तो ईरान के लिए तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू मॉडल हो गया, ईरान और ओमान के लिए। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। जो 28 फरवरी के पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था फ्री फॉर ऑल। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा है कि इसकी जो अमेरिका ने जो दुस्साहस की, जो अमेरिका ने जो बेवकूफी की थी, दुस्साहस नहीं, बेवकूफी की थी जंग की शुरुआत करके 28 फरवरी को, इसका खामियाजा अब ऑयल परचेजिंग कंट्रीज जितनी भी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो इसमें पैसा नहीं देंगी, और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो जाहिर बात है कि वो असहज होंगी। उनको ये अनएक्सेप्टेबल होगा कि सडनली जो है एक वाटरवे जो इंटरनेशनल वाटरवे है वो खुला हुआ था, सडनली अब ईरान के कंट्रोल में आ गया है। तो उनको ऑन बोर्ड लाने के लिए यही कहा जाएगा कि देखिए, ये ऑयल सेलर को इसमें पैसे नहीं देने हैं, बायर को देना है, तो आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, इसमें बायर का पैसा जाएगा। और तीसरी चीज, जो इन कंट्रीज, ये जो 6 कंट्रीज हैं, वो शुरुआत होती है ओमान के बाद यूएई के बाद सऊदी अरेबिया, फिर बीच में कतर, बहरीन और कुवैत। तो ये कंट्रीज की जो अपनी जो सप्लाईज आती हैं, देखिए उनकी जो अपनी खाने की खाद्य पदार्थ आते हैं, दूसरी चीजें आती हैं, री एक्सपोर्ट होने के लिए कई सारे मटेरियल आते हैं, तो उस पे हो सकता है कि ये समझौता हो जाए कि ईरान जो है इस पे कोई चार्ज नहीं लगाएगा, खाली तेल अब आते हैं स्टेट, समझ गया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दूसरे मुद्दों पर भी आते हैं, जो शर्तें हैं ईरान के स्क्रीन पर शर्तें डालेंगे। तो अब और कुछ शर्तें हैं जिसमें वो शर्तें हैं जो अमेरिका मान ले इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, जो ईरान पहले से कहता रहा वेस्ट एशिया से उनके मिलिट्री ठिकाने हट जाए, या लेबनान में या और भी जगह जहां भी इस तरह के जो फोर्सेज हैं हिजबुल्लाह टाइप पे, उन पर हमले बंद हो, या फिर
सभी प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस को हटाना, हो सकता है इसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन साथ में उसमें ये भी है यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम की पोजीशन को स्वीकार करना और हमले न हो दोबारा, इसकी गारंटी देना। क्योंकि ईरान लगातार ये कहता रहा कि हम ये टेम्पररी जंग को खत्म नहीं करना चाहते, हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इन शर्तों में क्या ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर लगता है पेच फंसेगा, या कोई निगोशिएशन से कुछ और होगा? होता है ना, 2 कदम तुम पीछे हटो, 2 कदम हम पीछे हटे। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो पेच है, सबसे बड़ी जो इसमें जो चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर हटा दें तो वो है अमेरिका के एयर बेस, जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, अमेरिकन प्रेजेंस है, उनको वहां से हटाना, जो ईरान ने एक बात कही है। अब अगर इस पे अगर बात करें तो देखिए, होता होगा क्या कि अल्टीमेटली जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो उसके बाद एक मैकेनिज्म बनेगा, प्रोटोकॉल बनेगा, फिर जीसीसी कंट्रीज का, यानी एक जीसीसी कंट्रीज और ईरान का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी पोस्ट वॉर। बात समझ रहे हैं आप? जीसीसी कंट्रीज जो है तेल की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर हैं, और ईरान जो है उस वाटर चैनल का क्या नाम है, कहना चाहिए कि चौकीदार है, जहां से वो ऑयल का एक्सपोर्ट जाता है। तो एक रिलेशनशिप तो ईरान और जीसीसी कंट्रीज के बीच में ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? जी, तो बिल्कुल। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होगा कि अमेरिका जो है उस इक्वेशन से बाहर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जरूर ये कह रहे हैं कि इनिशियली ये ट्रैफिक मैनेज करेंगे या ये करेंगे, तो उनकी हैसियत जो है वो एक ट्रैफिक के मैनेज करने की सिपाही जैसी ही हो गई है। अब वो थोड़ा टाइम के लिए ट्रैफिक मैनेज करेंगे, उसके बाद उस इक्वेशन से हट जाएंगे। तो ईरान और गल्फ कंट्रीज में अगर आगे चल के आगे वाले महीनों में धीरे धीरे ये बात हो कि भाई आप रीजनल सिक्योरिटी की अगर बात हो तो रीजनल सिक्योरिटी की बात रीजन में ही बात हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब एक रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो दूसरे एरियाज में रिलेशनशिप को बढ़ाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो मुझे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट जो है ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज में कम होता नजर आता है आने वाले महीनों और सालों में। देखिए, अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि ईरान को तो पैसा मिल जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए। भाई, अमेरिका के जो बेसिस, जो 13 मिलिट्री बेसिस जहां तबाही करी है ईरान ने, वो पैसा कौन देगा? उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कौन देगा? या ईरान, अमेरिका के जो हार्डवेयर का जो नुकसान हो वो कहां से पैसा आएगा? अरे क्यों उनको कोई पैसा देगा? सिंह उठाकर लड़ने वो आए थे। जी हाँ, तो हाँ, वही है। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी उनकी है, उनके 10-20 जहाज बर्बाद भी हो गए तो हजारों जहाज हैं, क्या फर्क पड़ता है? यही काम अमेरिका का तो है, सिंह लड़ाने के लिए हर 2-4-5 साल में नया मुल्क खोजता है। अभी ईरान था। जी हाँ, तो वो बेसिस जब तक पूरी तरह से रिपेयर नहीं होंगे, जब तक रिकंस्ट्रक्ट नहीं किए जाएंगे, वहां पे तो अमेरिकन प्रेजेंस वैसे ही बहुत मिनिमल होगी। तो वो चीज तो एक तरीके से ईरान का एक जो ऑब्जेक्टिव था वो तो पार्शियली वैसे ही अचीव हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें पेच मुझे एक ही नजर आता है, वो है इजराइल और हिजबुल्लाह का। अगर इजराइल अड़ा रहा कि हम लेबनान के ऊपर हमला करते रहेंगे, और दूसरा वो लितानी रिवर तक का बफर जोन बना के रखेंगे, वो जो गांव खाली किए गए हैं वो गांव वापस जो है वहां पे बसाए नहीं जाएंगे, बसने नहीं देगा, तो वो पेच एक फंस सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस पेच का हल भी जो है अमेरिका और इजराइल अपने लेवल पे इसको डील कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प साहब नेतन्याहू को मैनेज कर लेंगे इसको। जी। अगर ये समझे हम, तराजू ऐसे रखकर तराजू के पलड़े पर अगर कि ये सीज फायर से किसका पलड़ा भारी है, अगर कहें आज की तारीख में कहें कि किसका वजन ज्यादा भारी है, कौन अचीवर है, कौन जीता इस 39 दिन के जंग के इस टेक अवे में, तो क्या देखते हैं? मुझे तो लगता है ईरान के लिए जीत है।
भले ईरान में बहुत तबाही हुई, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया के सामने अमेरिका के लिए 39 दिन तक जंग लड़ना, जिस जंग को वो 2-4 दिन में खत्म मान रहे थे, और उसके बाद ईरान की उन शर्तों पर बातचीत के टेबल पर आना, जिन शर्तों को सुनने को भी तैयार नहीं थे। भाई इसको ऐसे लीजिए ना कि देखिए, अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, उसके कमांड में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। उसने ईरान को धमकी दी, ईरान ने कहा हम आपकी धमकी से डरेंगे नहीं। अमेरिका ने फिर जंग करी, जंग की शुरुआत करी, ईरान ने पलटवार किया और खूब पलटवार किया, खूब नुकसान भी किया। उसके बाद उसी अमेरिका ने ईरान की शर्तों पे सीज फायर किया, तो पलड़ा किसका भारी हुआ? ईरान का हुआ। और सीज फायर के बाद फिर एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक रिटर्न गिफ्ट भी दे दी ईरान को कि ये लीजिए, ये आपकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है, इससे आप पैसे कमाइए। तो ईरान के तो इस टाइम भाई, ईरान का ना सिर्फ मनोबल ऊंचा हुआ है, ईरान का रसूख ऊंचा हुआ है, ईरान का इकबाल बुलंद हुआ है उस पूरे रीजन में। डोनाल्ड ट्रंप की इस बेवकूफी की वजह से ईरान has been firmly established as a regional superpower। जो इजराइल का एक ख्वाब था, वो ख्वाब जो है वो अब ख्वाब ही रह जाएगा, और उस रीजन में अब एक ही सुपर पावर होगी, वो है ईरान। ये इस जंग से, इस सीज फायर से ये बात प्रूव हो चुकी है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, आखिर में इसी पर बात करते हैं। देखिए, इजराइल को ये चिंता भी थी कि क्या कंसेशन अमेरिका दे देगा, या प्रेशर में ट्रंप आकर, चाहे अपने घरेलू दबाव में हो, चाहे ये 40 दिन तक 38 दिन तक जंग में फंसे होने का दबाव हो, चाहे ये जंग लंबी खिंच जाए उसका दबाव हो। पता नहीं ये कहाँ सीज फायर हो गया, और हो वैसे ही गया सीज फायर, हो ऐलान उसी तरह से हो गया। तो लूजर एक तरह से इजराइल हो गया इसमें, इस जंग में। इसका एक टेक अवे ये भी है बड़े पैमाने पर जो आप कह रहे हैं। देखिए ये बात तो तय हो गई कि जो 40 सालों से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर्स कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति तैयार हो जाए ईरान के ऊपर हमला करने से, वो चलिए नेतान्याहू साहब मैनेज कर लिया। वजह जो भी हो, चाहे वो ब्लैकमेल हो, चाहे वो कुछ हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमला कर दिया। अब ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब न आगे कोई राष्ट्रपति ये गलती दोहराने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि ये जंग छेड़ के, ये वाली जंग छेड़ के 28 फरवरी को उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया नॉर्थ कोरिया बना दिया है, जिससे बातचीत तो की जा सकती है, उससे जंग नहीं की जा सकती, ना जंग जीती जा सकती है। तो ये बात अब अमेरिका को समझ में आ गई है, और जो सीज फायर आज सुबह अनाउंस किया गया है, मुझे लगता है कि ये परमानेंट सीज फायर होगा 2 हफ्ते बाद, और जो आगे जो डिस्कशन जो भी होगा वो भी ईरान के फायदे में होगा। क्योंकि देखिए, ईरान जो 2015 में जो बैरक ओबामा के साथ जो JCPOA डील जिसे कहा जाता है, वो डील जो करी थी, उसमें कई सारी ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें तो मान चुका था ईरान। तो ईरान के लिए आगे वही उन्हीं शर्तों को फॉलो करना कोई नुकसानदायक बात नहीं है। रही बात उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की या न्यूक्लियर वेपन्स की, उनका सुप्रीम लीडर जो शहीद कर दिया गया 28 फरवरी को, उसने फतवा दिया था, उन्होंने फतवा दिया था कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। तो उनके लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, उनके लिए तो फायदे की बात है कि 2 चीजों से उनका फायदा है। एक, ग्लोबल रिकॉग्निशन की एक ईरान अब एक रीजनल सुपर पावर है। दूसरा, ईरान के पास एक स्टेडी रेवेन्यू का एक सोर्स, परमानेंट सोर्स नया क्रिएट कर दिया गया।
जाहिर बात है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी हटाई जाएंगी। जाहिर बात है कि जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं ईरान के या ईरानियन एंटिटीज के, वो अनफ्रीज किए जाएंगे। तो फायदा तो ईरान का है। ईरान को वक्त जरूर लगेगा अपने रिकंस्ट्रक्शन में। जो उनकी इंस्टीट्यूट्स डैमेज हुई हैं, उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डैमेज हुए हैं, उनके जो डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट डैमेज हुए हैं, लेकिन वक्त के साथ मेरे ख्याल से ये मैनेज कर लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को एक बहुत ऊंचे पायदान पे बैठाल दिया है। अब वो ईरान की परमानेंट पोजीशन हो गई है। ईरान हैज नाउ विद दिस सीज फायर इट हैज अचीव्ड अ परमानेंट पोजीशन इन द ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग्स। जो ग्लोबल अगर टेबल इमेजिन की जाए तो उस टेबल पे ईरान ने अपनी जगह बना ली है। मुझे हैरत नहीं होगी अजीत जी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये जो G7 की या ऐसे ग्रुप्स की जब मीटिंग होती है तो उसमें कुछ इनवाइटीज भी होते हैं। जैसे इंडिया को इनवाइट किया जाता है, ब्राजील को इनवाइट किया जाता है, यूएई को किया जाता है, कभी किसी कंट्री को। तो हो सकता है कि आगे ईरान को भी इनविटेशन मिलने लगे। ये मैंने शुरू में एक प्रेडिक्शन दी थी कि जितनी बड़ी डील बैरक ओबामा ने JCPOA जो साइन की थी, यूरोपियंस और अमेरिका और ईरान ने मिलकर साइन करी थी, उससे बड़ी डील डोनाल्ड ट्रंप साहब साइन करेंगे न्यूक्लियर की। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी डील ये साइन करेंगे जी। तो कुल मिला के अगर आखिर में कहें कि अब जो इस्लामाबाद में मीटिंग होगी या इस 15 दिन में एक बार मीटिंग हो, 2 बार हो, जो भी हो, उस मीटिंग का अंजाम यही होगा ना कि ईरान के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। और जो आपने कहा कि अभी एक तरह से सीज फायर या परमानेंट सीज फायर हो गई। देखिए, जो पोटेंशियल जो रोड ब्लॉक्स हो सकते थे, वो पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स जो हैं सीज फायर इस टेम्पररी सीज फायर को परमानेंट सीज फायर करने में जो पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं थे, उनको पहले से एक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक तरह से पहले से ही एड्रेस कर दिया। सबसे बड़ा इशू जो है वही क्लियर कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। समझे आप? अब रही बात जो न्यूक्लियर जो स्टिकिंग पॉइंट जो बचे हैं कि साहब वो 441 किलोग्राम यूरेनियम का क्या होगा, उस पे ईरान पहले ही कह चुका है कि भाई आप IAEA के सुपरविजन में हम आपको एक्सेस दे देते हैं उसका। वो कंट्री के हमारी टेरिटोरियल लिमिट जो यानी ईरान के अंदर रहेगा, लेकिन उनके IAEA के मॉनिटरिंग में रहेगा। हम कमिटमेंट देने को तैयार हैं कि हम फर्दर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। हम कमिटमेंट देने को तैयार हैं कि हम अपना जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है वो सिविल ही रहेगा। देखिए, ईरान में एक ही न्यूक्लियर प्लांट है, वो है बुशेर, और बुशेर को मैनेज करता है एक रशियन कंपनी है, रोस्टोम। ठीक है, ये कंपनी मैनेज करती है और उसमें जो यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है वो रशिया से ही आता है। तो ये सारी चीजों के लिए कमिटमेंट करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा पेचीदा मामला वो होता अगर इजराइल के ऊपर प्रेशर डाला जाता कि आप अपना मिसाइल डिफेंस का जो प्रोग्राम है उसको स्क्रैप कर दीजिए, या अपने मिसाइल्स की लिमिट जो है कम करिए, या आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो जखीरा है उसको कम करिए। स्टिकिंग पॉइंट्स वो होते हैं। इस मसौदे में वो सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब ये फ्राइडे को जब बातचीत शुरू होगी तब तक आप ये देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज ऑन बोर्ड आ चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इन कंट्रीज का रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा और हमें सिचुएशन और क्लियर समझ में आ जाएगी कि क्या फ्राइडे से पहले फ्राइडे तक ये एक टेबल जब तैयार की जाएगी इस्लामाबाद में मीटिंग की, तो उस टेबल पे कौन कौन इसमें बैठने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब समझने के लिए। और जाहिर है 40 दिन बाद जब जंग खत्म हो रही है, खत्म मतलब सीज फायर, तो इस जंग के नतीजे ईरान के पक्ष में दिखते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुल्क जिसके सामने अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट मिलिट्री पावर थी, उस 2 ज्वाइंट मिलिट्री पावर के सामने लड़ता हुआ ईरान यहां तक पहुंचा कि बातचीत की टेबल पर ईरान की वो शर्तें होगी जिन शर्तों को ट्रंप
किसी सूरत में मानते हुए नहीं दिख रहे थे, बल्कि अनकंडीशनल सरेंडर की बात 1 महीने पहले ट्रंप कर रहे थे। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। नमस्कार, आदाब।